बोलते कि धीरे धीरे होगा, जल्दी तो होगा ही नहीं, तो मरीज बैठा रहेगा। दूसरा, हमने एक बात और बोली कि हर आदमी अलग है, हर एक की प्रकृति अलग है। वात पित्त कफ का चक्र है। अब वात पित्त कफ आयुर्वेद की एक फिजियोलॉजिकल एंटिटी है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि दिखाई नहीं देते परंतु कर्म से दिखाई देते हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती उसकी व्याख्या की। परंतु हमने शायद उस वात पित्त कफ को अपनी अपनी ढाल बना लिया कि हर आदमी अलग है, हर एक का इलाज अलग है। तो मैं एक वैद्य के घर में पैदा हुआ, मेरे पिताजी वैद्य थे, और जैसे आज हर आदमी उस विद्या को पढ़ना चाहता है जिससे धन मिले, जिससे यश मिले, तो मेरा घर भी कुछ ऐसा ही था। मेरी तीनों बहनें डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हुई, पीएचडी हुई। मेरे बड़े भाई कंप्यूटर साइंस में गए और वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक से रिटायर हुए। छोटा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। परंतु मैंने आयुर्वेद का रास्ता चुना नहीं। आई वॉज डेस्टिन्ड टू बिकम अ वैद्य। और मैं क्यों वैद्य के लिए चुना गया? क्योंकि शायद वैद्य चंद्र प्रकाश और शशिमुखी की 6 संतानों में एक मैं ही विलक्षण था। मेरे घर में विलक्षण, अद्भुत, क्योंकि मेरे घर में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट की बात होती थी, डिवीजन की बात नहीं होती थी, पोजीशन की बात होती थी। कॉलेज के टॉप 5 मैंने भी खानदानी परंपरा का 6ठी क्लास तक वहन किया। परंतु 7वीं आते आते जैसे जैसे मेरी नसें उभरने लगी, जवानी मेरे पर ठक ठक करने लगी, मेरी बुद्धि फिरने लगी, और मैंने अपनी घर की परंपराओं को तोड़ दिया। और घर की परंपराओं को तोड़ना था कि फर्स्ट डिवीजन तो गई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर पत्ता गोल। मैंने 2 बार में इंटर पास किया। 11वीं में भी सप्लीमेंट्री आई। और लोग कहते हैं ना, मेरे पिताजी, मेरे माँ बाप कहते थे कि तुम्हारा एम क्या है, क्या बनना चाहते हो? तो मैं क्या बोलूं, पिटाई भी होती थी, सब कुछ होती थी, परंतु आपने एमलेस तो सुने होंगे। आज जो मैं खड़ा हूं, मैं केवल एमलेस नहीं था, मैं शेमलेस भी था। मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं फेल हुआ, खैर फिर बीएससी करी, और अभी भी मैं मंच पे बैठा था पांडे जी के साथ, तो मैं पूछ रहा था भाई मंच पे कौन कौन लोग बैठे हैं? 3 ही तो लोग बैठे हैं, नाम बहुत आसान है, सभी विद्वान हैं, सभी प्रसिद्ध हैं, फिर भी मैंने फर्रा बनाया। मैं कभी बगैर नकल के पास नहीं हो पाया। आज भी मैंने नकल करी, परंतु मैंने बाद में अपनी जिंदगी में बहुत दुनिया घूमी, 300 बार से ज़्यादा विदेश गया, तमगे तो बहुत सारे लगे हुए हैं, पर इतने तमगे क्यों मिले मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे तमगे क्यों मिले, मुझे प्रसिद्धि क्यों मिली, आज तक समझ में नहीं आया। क्या है मेरे अंदर? कुछ नहीं है, परंतु नकल के लिए चाहिए अकल। पढ़ के तो कोई भी पास हो जाता है। माफ कीजिएगा जज साहब, आप सब लोग पढ़ के पास हुए हुए हैं, आपने बहुत मेहनत की है, पर मैंने नकल करी, और नकल की अकल, और वही नकल है कि मैंने आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों मुनियों की नकल, मॉडर्न साइंटिस्टों की नकल, समाज के विभिन्न तबकों की नकल कर करके आज जो मैं पहुंचा हूं। और आज मैं बीएमएस, जो हमारी डिग्री है, उसके लिए एक नई परिकल्पना दी है कि बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, बीएमएस का एक और भी है, बदनाम आश्रम के मस्त साधु। परंतु मैंने पाया, क्योंकि ये डेस्टिन था, ईश्वर प्रदत्त था कि मेरे को बनना था ब्रिज बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। तो आज मेरा जिंदगी का अनुभव, मैंने थोड़ा सा परिचय दिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। ये शोहरत और दौलत अगर मेरे पास चल के आ गई है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने इसके लिए कभी कोशिश नहीं की, बस मेरी एक ही कोशिश रही, प्राणिनाम आरती नाशनम, कि जो रोगी मेरे पास आए उनको ठीक हो। तो आज हमने अब आयुर्वेद की उस अवधारणा को दूर करने के लिए कि आयुर्वेद की दवाई धीरे धीरे काम करती है, हर बीमार अलग है, उसको करते हुए हमने एक एग्जाम्पल पैदा किया आपके सामने, और ये आज की तारीख में बहुत प्रासंगिक है। अभी 2.5 साल पहले हम लोगों ने महामारी को देखा, दुनिया थम गई, हवाई जहाज थम गए, पानी के जहाज थम गए, सब कुछ थम गया। क्या था? एक छोटा सा जुकाम, कोरोना वायरस। तो वायरस तो सदियों से होते आए, हमारी बॉडी के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा वो 4
बिलियन से भी ज़्यादा वायरस हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो इसमें कोरोना वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, राइनो वायरस भी है, जुकाम होना ठीक होना। तो कोरोना वायरस कोई नया नहीं था, इसका एक म्यूटेटेड रूप था। और हमारा एक तरफ वायरस अपनी ताकत बढ़ा रहा है, परंतु हमारे खान पान, हमारे रहन सहन से हमारा इम्यून सिस्टम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, वो कम हो रहा है। इसलिए एक छोटा सा वो जो था वायरस जो दिखाई भी नहीं देता, उसने सबकी बोलती बंद कर दी। और उस समय में हमें आयुर्वेद का जो रूप था, जिसके बारे में बात करते थे कि आयुर्वेद एक सिद्धांत के ऊपर है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशंस। तो आप विद्वान लोग जब देखेंगे स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो सकती है, वो केवल तभी संभव है जब आपका इम्यून सिस्टम सेलुलर लेवल तक ठीक है। इसका मतलब आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटरी साइंस है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा स्वस्थ का स्वास्थ्य। तो मैं क्योंकि मैं करता रहा हूँ, मैंने अपने पिताजी से मरीज ठीक होते देखे, और मेरे अंदर एक धुन पता नहीं क्यों आ गई कि इसके पीछे कोई विज्ञान है, मैं इसको करूँगा। और उसी धुन के साथ हमने काम किया। तो कहने को तो बहुत कुछ है, पर आज का सब्जेक्ट है परसिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि करीब 25% लोगों को दुखी करता है। तो आज हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक दवा की। अभी वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, जड़ी बूटियों की बात होती है। तो सर, हमारे ऋषियों मुनियों ने पहले जड़ी बूटियों से ही काम शुरू किया। हरड़ भेड़ा आंवला कौन नहीं जानता, परंतु हरड़ भेड़ा आंवला जब त्रिफला बन जाता है तब वो एक औषधि बन जाता है। हरड़ के अंदर भी गुण है, भेड़े में भी है। और हमको बताया कि संयोग भेद से गुण परिवर्तन होना, कि जब दो चीजें मिल जाती हैं तो गुण परिवर्तन होता है। जैसे इस हॉल में जितने हम लोग बैठे हैं, अगर ये मीटिंग ऑफ माइंड से हम मिलकर काम करें तो हम सबके गुण बदल जाएंगे, हम एक ग्रुप होकर काम कर पाएंगे। और यही शायद संगम है। तो ये दवा जो हम आज बात करेंगे, जो कि इस पर प्रभावी पाई गई है, ये 18 जड़ी बूटियाँ और मंडूर भस्म। मंडूर एक आयरन और है जिसमें 2% भी आयरन होता नहीं है, अगर निकालेंगे ये उसका कम्बिनेशन है। और ये अभी तक की जो स्टडीज हुई हैं, सबसे तेज असर करने वाली दवा है। आज जो पेशेंट आए जिनको हमने दवा दी, करीब सभी ने बताया कि 1 मिनट में उनको फायदा होना शुरू हुआ। और इसके साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक प्रयास था। मैंने आयुर्वेद जब पढ़नी शुरू की पिताजी की प्रैक्टिस को, तो पता नहीं कहाँ से एक, मैंने अभी बताया ना कि इंटर 2 बार में किया, परंतु एक सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद आया उसमें। यहाँ शायद कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे, आप लोगों ने अगर जूलॉजी पढ़ी है तो एक मेंडल का नाम आता है, जॉर्ज मेंडल। तो मुझे किताबें बोर लगती थी, पर कुछ चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। जॉर्ज मेंडल को मैंने बड़े शौक से पढ़ा। कौन थे जॉर्ज मेंडल? एक चर्च के पादरी थे। वो अपना दिनचर्या का काम तो करते ही थे, पर चर्च के पिछवाड़े में एक उनकी किचन गार्डन था। और वहां पर उन्होंने देखा कि लाल मटर, सफेद मटर, कुछ गुलाबी होती हैं, कुछ सफेद पैदा होती है, फिर लाल हो जाती है। और उन्होंने धीरे धीरे अपने अनुभवों को लिखा। लिखने के बाद टैबुलेशन की, और टैबुलेशन करने के बाद उसको पब्लिश किया और मर गए। 20 साल के बाद किसी ने वैसे ही काम किया तो पता चला ये तो कोई कर चुके हैं। तो वो आनुवंशिकी कि हमारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उस समय वेस्ट बाइबल के अंदर छिपा हुआ था कि सब कुछ ईश्वर पैदा करता है, जीसस क्राइस्ट पैदा करते हैं। पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे जीरो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। वो पेज में कभी भूलता ही नहीं हूँ। और वही काम मैंने अपनी जिंदगी में हुआ है कि मेरे मेंटर कौन हुए? जॉर्ज मेंडल। और मैंने अपने पिताजी की प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, और कुछ नहीं किया। कि जो कर रहे थे, मरीज ठीक हो रहे हैं तो कौन ठीक हो रहे हैं, कौन नहीं ठीक हो रहे हैं। जो नहीं ठीक हो रहे हैं उनको बाजू में रखा, जो ठीक हो रहे हैं वो क्यों ठीक हो रहे हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान है। और करते करते जिधर साइंस थी, एक ब्लेंडिंग शुरू की ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी की। और था कि हम रिवैलिडेशन करें, आयुर्वेद में जो लिखा है उसको रिवैलिडेट करें। क्योंकि कहानी थी, एक चाय वाला था, वो केतली में पका रहा था और उसने भाप का ताकत को पहचाना और उसने जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बना दिया। एक बच्चा क्लास छोड़ के बाहर बैठा हुआ था,
मेरी तरह बाहर से फल गिरा, ऊपर से नीचे आया। अगर वो क्लासरूम में होता तो शायद ग्रेविटी कभी आती नहीं। तो उसने देखा कि चीजें ऊपर से नीचे आती है और उसकी ऑब्जर्वेशन ने क्या बना दिया, ग्रेविटी बना दी। तो एक चीज नीचे आती है, एक चीज ऊपर जाती है। इन दोनों को देख के एक जुगाड़ू भाई पैदा हुए, राइट्स ब्रदर। उन्होंने कहा जो के आविष्कार की तरफ लगा दी और देखते देखते मेरे अंदर एक साइंटिस्ट का तमगा लगता चला गया। पर यही था कि आयुर्वेद में ऐसा हो क्यों रहा है। तो अब ये जो दवा है, यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में एक सबसे बड़ी बीमारी रही है सीक्रेटिज्म, हम गुप्त रखेंगे, और उनका कसूर नहीं है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है कि जो अपनी विद्या को बताएगा वो ऐसा करेगा, मतलब ऐसी बात लिख दी है जैसे वो अपनी माँ को सबके सामने निवस्त्र कर रहा है। तो ये आसान काम नहीं है। हम मान्यताओं वाले लोग हैं, और जब कोई ऐसा बोलता है कि आप अपना नुस्खा बता के अपनी माँ को सबसे सामने पेश कर रहे हो, तो शायद किसी की हिम्मत नहीं हो। पर मैंने उसके पीछे भी देखा कि वो समय विदेशियों का काल था, हमारे पास पेटेंट नहीं था, हम अपनी चीज को छुपा नहीं सकते थे और लोग उसका दुरुपयोग ना करें, उन्होंने ऐसा लिखा। परंतु आज समय बदल गया है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम सबसे पहले बताएंगे हम डालते क्या हैं। तो भाइयों, ये इसका नुस्खा है जिसमें 18 जड़ी बूटियां हैं, सब संभाग है, और इसमें मंडूर भस्म है। पर ये मंडूर भस्म क्या है, ये कैसे बनती है, इसके ऊपर भी एक है। तो हमने अपने अनुभवों में मंडूर भस्म बनाने की एसओपी तैयार की है। भस्मों को बनाने के लिए पहले शुद्ध किया जाता है, फिर जड़ी बूटी में घोटा जाता है, फिर आग में फूका जाता है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को विज्ञान के साथ स्टैंडर्डाइज किया। अगर घोटेंगे कितनी देर घोटेंगे, क्या उसकी इमेज एनालिसिस है, और कितने टेम्परेचर पर भूकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दिखाया कि लेस देन 5 माइक्रोन और अप टू 600-700 डिग्री पर हमने फूका, तो इसकी एक रूपता करी। और WHO भी कहता है कि अगर आयुर्वेद की दवाइयाँ बनानी है तो उसमें 3 चीज़ें जरूरी हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी, कि आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम था कि हम फार्मूले को स्टैंडर्डाइज किया। इसके बाद अब बात आयुर्वेद की करेंगे। ये दवा जुकाम पर जो काम करती है, तो प्रोफेसर साहब अब बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी जो जड़ी बूटी है वो जुकाम पर फायदा नहीं करती अपने आप में। परंतु आयुर्वेद के जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय सिद्धांत हैं, उनके आधार पर जब हम इसकी विवेचना करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो घटक है वो तिक्त और कषाय रस के हैं। तिक्त माने कड़वा, कषाय माने कसैला, और जो मंडूर भस्म है वो मधुर रस की है। पर अगर हम देखेंगे कि जो कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसके अंदर गुण और अवगुण ना हो, हर एक में होंगे। तो जो मधुर रस के जो गुण हैं वो कटु, तिक्त, कषाय के, उसके अवगुण हैं वो कटु, तिक्त, कषाय के गुण हैं, और जो कटु, तिक्त, कषाय के गुण हैं वो मधुर रस के अवगुण हैं। तो जो हमारे फार्मूले बने हुए हैं, आयुर्वेद के ऋषियों ने बनाए हैं, वो त्रिदोष नाशक है, इसीलिए उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये क्रॉस है। इस स्लाइड के द्वारा हमने ये दिखाया है। इसके बाद इस तरह आयुर्वेद में जो गुण है, क्योंकि उस समय का प्रोटोकॉल था, उस समय का क्लासिफिकेशन था, अगर रूक्ष है तो स्निग्ध होगा, अगर वो लघु है तो गुरु होगा। ये भी अगर हम देखेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला ये क्रॉस प्रेस्क्रिप्शन है। तो ये तो थी हमारे पास आयुर्वेद की बैकग्राउंड और थोड़ा सा क्लिनिकल एक्सपीरियंस। पर इसके बाद हमने इसके ऊपर कुछ साइंटिस्टों के साथ काम किया, और सबसे पहले 1989 में एक देश की नामी ग्रामी फार्मा कंपनी के सौजन्य से इसके ऊपर एक CCl4 इंड्यूस हिपेटोटॉक्सिसिटी स्टडी की गई, और पता चला कि ये कंपाउंड जो है 18 जड़ी बूटियों का और मंडूर भस्म का, ये 100% लिवर रीजनरेशन दिखाता है। CCl4 इंड्यूस लिवर टॉक्सिसिटी में शायद 100% रिकवरी दिखाने वाला ये इकलौता एजेंट है इस साइंस में। अगेन उसी स्टडी को दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, और फिर चौथी जगह किया गया। अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग मानकों ने किया, और सब में पाया गया कि ये दवा में स्ट्रॉन्ग हिपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज है। फिर दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल के एक मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने इस दवा के ऊपर एंटीफाइब्रोटिक स्टडीज को एनिमल में पाया। एंटीफाइब्रोटिक मीन्स अर्ली सिरोसिस, जब आपका लिवर इन्फ्लेमेशन के बाद दूसरी स्टेज में जाए, ये प्रॉपर्टी इसमें पाई गई। सेफ्टी प्रोफाइल, क्या भस्म में है, सेफ है, तो अप टू 300 टाइम्स इसको दिया गया चूहों में, और इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं पाई गई। अब
साइंस नन नेवर स्टॉपिंग है, इन विट्रो स्टडी। तो ये दवा जुकाम को ठीक कर रही है। क्यों कर रही है? तो इसमें इन विट्रो स्टडी में पाया गया कि इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज भी हैं। ये भी हो गई। फिर इम्यूनोमॉड्यूलेशन, नेचुरल किलर सेल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब इसमें इम्यून रिलेटेड भी है, ये भी प्रॉपर्टीज है। ये चली रही है तो साथ में क्लिनिकल स्टडीज भी करेंगे। ये डिटॉक्सिफायर, कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयाँ गुर्दों को खराब कर देती है, तो एक मॉडल बनाया गया, डायलिसिस पेशेंट पर इस दवा को दिया गया और डायलिसिस पेशेंट में क्या देखा गया कि नुकसान तो छोड़ो, ये हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपोप्रोटीनीमिया को, एल्ब्यूमिनुरिया को, उन दोनों को ठीक कर रही है। तो ये इसकी डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज निकल के आई। फिर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस पे 3 साल तक इसका जब ट्रायल हुआ तब पता चला कि वायरल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ये रिकवरी टाइम 21 दिन की जगह 10 दिन का कर देती है। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलीम, जो आज वर्तमान में ILBS के डायरेक्टर हैं दिल्ली में, उनके सौजन्य से स्टडी हुई तो ये फास्ट रिकवरी भी करती है। फिर कुछ दूसरे डॉक्टरों ने इसका अल्कोहलिक लिवर डिजीज छोटे मॉडल पे किया, उसमें भी इसका इफेक्ट देखा गया। ATT इंड्यूस हेपेटाइटिस में भी इसका असर देखा गया, अर्ली सिरोसिस में भी इसका असर देखा गया। और फिर हम आए फाइनली उस चीज़ पर जिस पर आज हम बात करेंगे कि इसको कालीकट में एक मेडिकल कॉलेज में एक ग्रुप पर 180 लोगों के ऊपर इसका ट्रायल हुआ, एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस क्या है कि उसके 7 सिम्टम हैं और उसमें से अगर 7 में से 2 हैं तो उसे एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, पर अगर वो 1 साल से हैं तो उसे परसिस्टेंट कहते हैं। तो उसका इलाज इसमें वही, सब लोग एलोपैथी डिपेंडेंट थे पर ठीक नहीं होते थे और 3 ग्रुप बनाए गए, एक को लिवोसिट्रिजिन, एक को आयुर्वेदिक दवाई और एक को दोनों दी गई। और जब ये स्टडी आई तो पता चला कि आयुर्वेदिक दवा एलोपैथी के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा फायदा करती है, 4 गुना, और पर साइड इफेक्ट भी 4 गुना कम है। तो हमारे पास एक दवाई जो इफेक्टिव भी है और 4 गुना लेस साइड इफेक्टिव भी है और इसका नाम इस समय रखा गया इम्बो। अब मैं एक मॉडल है कि चिकित्सा तो हम कर ही रहे हैं, हम वैद्य लोगों ने बहुत सारी कमियां रही हैं और मैंने बड़े बड़े वैद्य देखे हैं, वो चाहते हैं कि अगर हमने कोई नुस्खा बनाया है तो केवल वो हमारे पास ही रहे, हमारे पास ही लोग बैठे। बड़े बड़े वैद्य एक मंदिर में बैठ गए, किसी ने 400 की लाइन लगाई, किसी ने 800 की लाइन लगाई कि हम ही अपने हाथों से पुड़िया देंगे। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कोई दूसरा भी करे। मैंने कहा नहीं, हमें परंपराओं को तोड़ना है, हमें विज्ञान की बात करनी है। तो इसमें आप देखेंगे आवाज कैसे